हेलो बच्चों। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बायोमॉलिक्यूल्स में विटामिन ये जो टॉपिक था बच्चों, तो ये अपना फिनिश हो गया। बहुत अच्छे से हो गया बच्चों। एनसीईआरटी बुक में जितना था उससे ज़्यादा अपने हमने लिया। तो वो जो चार्ट है बच्चों, जो टेबल है, वो टेबल आप बहुत अच्छे से कीजिए। ये जो टेबल आप बहुत अच्छे से करते हैं ना, तो आपको विटामिन्स पर आने वाला हर एमसीक्यू का आंसर आपको मिल जाएगा। बस इतना ध्यान में रखिए कि विटामिन बी और सी ये वाटर सोल्यूबल है, और बाकी जो बचे हुए हैं विटामिन ए डी ई के पी एच, ये सब क्या है बच्चों, फैट सोल्यूबल है। बस इतना ध्यान में रखिए। ओके, तो वो चार्ट करने के बाद समझ लो आपका विटामिन हो गया। बच्चों, आज हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव में आए हैं, और इस चैप्टर में ये आखिरी का टॉपिक है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स। तो चलो देखते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। अगेन ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, तो हम आप जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको तो सब कुछ मालूम है, मतलब जो मैं बताऊंगा उससे भी ज़्यादा आपको मालूम है। हाँ, लेकिन जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं रहती, तो उन लोगों ने ये बहुत ध्यान से सुनना है। और मेडिकल वाले बच्चों ने भी क्या करना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं बच्चों अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, अब देखिए बच्चों इसने क्या बोला है, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक एक सेंटेंस आराम से हम पढ़ेंगे, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हर कॉन्सेप्ट बच्चों हम अच्छे से क्या करेंगे, क्लियर। जैसे उन्होंने क्या बोला है कि एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पेसीज रिसेम्बल्स इट्स एंसेस्टर्स इन मेनी वेज। पहला ही सेंटेंस देखो बच्चों, इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि कोई भी आप किसी भी स्पेसीज की आप जनरेशन लो, एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पेसीज रिसेम्बल्स इट्स एंसेस्टर्स इन मेनी वेज। यानी इनका कहना है कि कोई भी स्पेसीज की आप जनरेशन लो, जैसे आप झेबरा ही प्राणी लो। अब झेबरा का जो बच्चा है तो वो दिखने में झेबरा जैसे होगा, बचपन से उसके है ना अंग पर वो काली सफ़ेद पट्टियाँ रहेंगी। इंसान का बच्चा इंसान के जैसे रहेगा, घोड़े का बच्चा घोड़े के जैसे रहेगा। मतलब हर स्पेसीज की जो अगली जनरेशन है वो पीछे वाली जनरेशन से बहुत मिलती जुलती रहती है। किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ तो ये डिस्कशन चालू हो जाता है कि बच्चा माँ पर गया या पिताजी पर गया है, माँ के जैसे दिखता है या पिताजी के जैसे दिखता है। और ये बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ बहुत रिसेंबल करते हैं, दिखने में, कद काठी में, स्किन के कलर में, बराबर है। तो ये सब यही बताते हैं कि ऐसी कुछ तो भी बात है बच्चों, कि जिससे कोई भी जनरेशन लो आप स्पेसिस की, वो अपने पहले वाले जनरेशन से बहुत मिलती जुलती रहती हैं। तो नेचुरली साइंटिस्ट लोग इसका रीज़न ढूंढने लगे कि इसके पीछे क्या राज है भाई। Why every generation of each and every species resembles its ancestors in many ways। कोई भी आप स्पेसीज लो तो वो स्पेसीज जो है, वो जो जनरेशन है, तो वो अपने एंसेस्टर यानी पहले वाले जनरेशन के साथ इतना क्यों मिलते जुलते हैं, बराबर है ना। आप जैसे अफ्रीका गए, नॉर्थ अफ्रीका, तो वहाँ पे सब लोग रंग में काले हैं, बाल घुंघराले हैं, थोड़े हाइटेट हैं, बराबर, यानी एक जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है। इंग्लैंड में गए तो वहाँ पे लोग गोरे चिट्टे हैं, अलग है। अमेरिका में थोड़ा अलग है, इंडिया में हम अलग है, जापानीज लोग अलग है। यानी इतना है कि हम पहचान सकते हैं कि ये जापानीज है कि कौन है। तो इस तरह इसके पीछे 100% कुछ ना कुछ राज है, जो हमने एक्सप्लेन किया भी है कि एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पेसीज रिसेंबल इट्स एंसेस्टर्स इन मेनी वेज। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ आर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब ऐसी कौन सी वो चीज़ है कि जिसके कारण कोई भी स्पेसीज की जनरेशन अपने एंसेस्टर के साथ, अपने पूर्वजों के साथ रिसेंबल करती हैं, सिमिलरिटी दिखाते हैं। तो उसके पीछे का क्या राज है, क्या कारण है।
ऐसी कौन सी बात है कि जिससे माता पिता के जो गुण है, कद काठी है, कलर है, आंखों का कलर है, बालों का कलर है, ये किसके वजह से बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं उनके। तो ये सब हमें देखना था बच्चों, समझ लेना था। उसके बाद इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स कॉल्ड एज हेरिडिटी। ऐसे देखा गया है कि हमारे सेल में, एनिमल सेल में, प्लांट बोलो तो प्लांट सेल, इस सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड एज हेरिडिटी। बच्चों, जैसे एनिमल का सबसे छोटा पार्ट जो है वो एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल का सबसे छोटा पार्ट उसका प्लांट सेल होता है। अब इस एनिमल सेल में एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जैसे एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वैसे एनिमल सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल, वेदर इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड एज हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम मराठी में अनुवांशिकता बोलते हैं, हिंदी में भी वही बोलते हैं, अनुवांशिकता। ये अनुवांशिकता ही है, हेरिडिटी है, कि जिससे बच्चे अपने माँ बाप के साथ सिमिलरिटी दिखाते हैं, कद काठी में, रंग रूप में, आंखों के कलर में, बालों के कलर में, चाल ढाल में। जैसे माँ बाप हाइटेड है तो बच्चे भी हाइटेड रहते हैं, माँ बाप की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम रहती है, माँ बाप गोरे चिट्टे हैं तो बच्चे भी गोरे होते हैं, माँ बाप सांवले हैं तो बच्चे भी सांवले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बराबर है। माता के कलर माता के आंखों का कलर नीला है समझ लो, और पिताजी के कलर का आंखों का कलर काला है, तो बच्चे के आंखों का कलर काला या नीला होने के 50-50% चांसेस होते हैं। तो ये जो हर कोई जनरेशन जो है, हर स्पेसिस की जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो पहले वाले जनरेशन के साथ जो सिमिलरिटी दिखाती है, जिसको हम हेरिडिटी, अनुवांशिकता बोलते हैं, इसका रीजन है न्यूक्लियस ऑफ द सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। सेल के न्यूक्लियस में ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसे कुछ पदार्थ है कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनहेरिटेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेरिडिटी। समझ में आ गया? तो ये मुद्दा आप ध्यान में रखना कि हेरिडिटी, अनुवांशिकता के लिए जो कारण है, वो कारण सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स, दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, तो चलो आगे जाते हैं। आगे क्या बोला है उन्होंने, देखो, द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। बराबर है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट characteristics of inheritance also called as heredity, they are present in the nucleus of the cell and they are called as chromosomes. chromosomes के बारे में देखते जानकारी। chromosomes are made up of proteins, ये बात ध्यान में रखना कि chromosomes are made up of proteins and another type of biomolecules called as nucleic acids. तो chromosomes एक तरह के प्रोटीन्स ही है और एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हार्मोन्स के जैसे न्यूक्लिक एसिड्स भी बच्चों क्या है, ये भी एक बायोमोलिक्यूल है जो एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरेंट कैरेक्टर्स, हेरिडिटी के लिए यही पदार्थ रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। तो इस तरह न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर नथिंग बट दे आर द बायोमोलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स, मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी फिनोमिनॉन। ठीक है, तो इस पर से आपको समझ में आऊँगा कि बायोलॉजी कितना इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर, इससे रिलेटेड चैप्टर जब आप एमबीबीएस को जाएंगे तो कितना
इंटरेस्टिंग है, ये सब बातें वहाँ पे सीखने को मिलती है। चलो आगे जाते हैं बच्चों, आगे उन्होंने क्या बोला वो हम देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। एक को बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये ध्यान में रखना बच्चों। डीएनए बोलते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चों को तो सब मालूम है, उनके लिए कोई नई बात नहीं। एक डीएनए है ना, न्यूक्लिक एसिड का प्रकार डीएनए। और दूसरा जो है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और आरएनए का लॉन्ग फॉर्म है बच्चों राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। अब आगे देखिए, सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बच्चों डीएनए और आरएनए, एक्चुअली इनमें लॉन्ग चेन, दे आर द लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब आप बोलेंगे सर न्यूक्लियोटाइड्स किसको बोलते हैं, वो भी थोड़ी देर में देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स किसको बोलते हैं। अभी बात ध्यान में रखना कि डीएनए और आरएनए, ये जो न्यूक्लियोसाइड्स है, ये जो न्यूक्लियोसाइड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, दे आर द लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड्स लिंकअप होते जाते हैं और आखिरी में एक बड़ा पॉलीमर तैयार होता है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जो कि डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। तो इनको हम एज दे आर द न्यूक्लिक एसिड्स, एज दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए एंड आरएनए, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। चलो अब बच्चों हम आगे का देखते हैं। अब हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब हम बच्चों देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। देखिए अब इसने क्या बोला है, देखिए ये सब डिस्क्रिप्टिव पार्ट है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे और समझ लेंगे ताकि कोई पार्ट अपना पॉइंट अपना मिस नहीं होगा। ठीक है, चलो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखते हैं कि डीएनए आरएनए किससे बनते हैं, कैसे वो चेन फॉर्म करते हैं, इनका रॉ मटेरियल कौन है, सब देखते हैं। देखो अब इसने क्या बोला है वो हम देखते हैं। देखिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए इल्स अ पेंटोज शुगर। ये पॉइंट आपको बच्चों ध्यान में रखना है नीट के लिए, जेईई के लिए, पीएमटीपीटी के लिए। जब आप डीएनए या आरएनए का बच्चों आप कंप्लीट क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो फाइनली डीएनए या आरएनए आपको फाइनली आपको ये क्या देते हैं, पेंटोज शुगर। जैसे 5 कार्बन वाली शुगर आपको मालूम है राइबोज शुगर बोलते हैं, तो वो पेंटोज शुगर मिलती है राइबोज। साथ में हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में क्या मिलता है हमें, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कॉल्ड एज बेसिस। तो बच्चों इस पॉइंट्स पर से आपको क्या ध्यान में आया कि डीएनए और आरएनए ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है दो प्रकार के, इनका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं फुल्ली, तो फाइनल प्रोडक्ट्स कौन होते हैं डीएनए आरएनए के हाइड्रोलिसिस के, एक होता है पेंटो शुगर राइबोज, वो भी राइबोज शुगर दो टाइप के देखेंगे अपन, डीएनए अलग देता है और आरएनए अलग देता है। साथ में मिलता है आपको फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और साथ में आपको मिलता है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिनको बच्चों हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, बेसिस, बिकॉज ऑफ देयर बेसिक नेचर। तो किसी ने पूछा आपको कि डीएनए और आरएनए का जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, तो आपको आपका आंसर होना चाहिए 3 प्रोडक्ट्स है, एक है पेंटो शुगर, दूसरी है फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कॉल्ड एज बेसिस। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरा एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है मैंने। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स द शुगर moiety, शुगर पार्ट, moiety या पार्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, शुगर पार्ट इज बीटा D2 deoxyribose, whereas in RNA molecule it is बीटा D ribose। अब थोड़ा सा फर्क है बच्चों, आरएनए जो पेंटो शुगर देता है
ऑन इट्स कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो वो ये होता है, ये बीटा डी राइबोस। दिस इज गिवन बाय आरएनए, दिस इज गिवन बाय आरएनए। आरएनए में जो पेंटो शुगर रहती है बच्चों, वो ये रहती है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की एक पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर है। 1 पर देखो बीटा मतलब वो जो ऊपर चाहिए हमें मालूम है, OH, 2 पर HOH, 3 पर HOH और 4 पर है CH2OH। ऐसे टोटल 5 कार्बन की चेन है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ऑक्सीजन के थ्रू लिंकअप है, तो ये बीटा डी राइबोस है। ये पेंटो शुगर हमें मिलती है आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने के बाद बच्चों, ठीक है। अब डीएनए देखते हैं। डीएनए में पेंटो शुगर ही रहती है, लेकिन थोड़ी अलग, इससे मामूली सा फर्क। लेकिन ये मामूली सा फर्क बहुत अलग ही आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए ये है बीटा D2 डिऑक्सी राइबोस, नाम देखिए इसका, बीटा D2 डिऑक्सी राइबोस। बस ऐसा ही बच्चों आप ये और ये देखिए, आप देखेंगे कि फर्क कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 पर। कार्बन नंबर 2 पर बीटा डी राइबोस में OH ग्रुप है HOH, इधर बीटा D2 डिऑक्सी राइबोस में HH है, O नहीं है। इसलिए बीटा D2 डिऑक्सी राइबोस यानी कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं, इसलिए डीऑक्सी, बीटा D2 डिऑक्सी राइबोस। तो ये हो गया, यानी आरएनए का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पेंटो शुगर मिलेंगी आपको, बीटा डी राइबोस। और डीएनए का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये शुगर आपको मिलेंगी, बीटा D2 डिऑक्सी राइबोस। बच्चों आपने ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखा, और रहता ही है पेंटागोनल रिंग निकालना, ऊपर वो 1 पर क्या रहेगा OHH, 2 पर HOH, 3 पर भी HOH और 4 पर क्या है CH2OH। अब ये स्ट्रक्चर याद किया बीटा डी राइबोस का कि बीटा D2 डिऑक्सी राइबोस ऑटोमेटिक ध्यान में रहता है, बस यहाँ पे वो लिखना नहीं, बस H लिखना, हो गया बच्चों का। तो बीटा D2 डिऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर क्या है, 1 पर है OHH, 2 पर है HH, 3 पर है HOH और 4 पर है CH2OH। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा हो गया। ये 2 तरह की शुगर देते हैं, दिस इज गिवन बाय आरएनए एंड दिस इज गिवन बाय डीएनए, दिस इज गिवन बाय डीएनए। डीएनए का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये शुगर मिलेंगी बीटा D2 डिऑक्सी राइबोस, और आरएनए का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये शुगर मिलेंगी फाइनली बीटा डी राइबोस। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ C2 पर यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H है, ब्रेस्ट पार्ट बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा हो गया। चलो अगला मुद्दा देखते हैं। अब अगला मुद्दा देखते हैं बच्चों, इधर है ना, ये इधर देखते हैं। देखो अब ये अगला पॉइंट हमें देखना है। अब क्या है अगले पॉइंट में, देखो अब डीएनए में देखो क्या है। अब हमें मालूम हो गया कि डीएनए हो या आरएनए हो, इनमें 3 पदार्थ रहते हैं। डीएनए में कौन सी पेंटो शुगर रहेंगी, बीटा D2 डिऑक्सी राइबोस, साथ में फॉस्फोरिक एसिड और साथ में नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कॉल्ड एज बेसिस। आरएनए में कौन से 3 कंपाउंड रहेंगे, पार्टिकल्स कौन से रहेंगे, तो पेंटो शुगर बीटा डी राइबोस और फॉस्फोरिक एसिड और साथ में वही नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कॉल्ड एज बेसिस। ठीक है, अब चलो देखते हैं डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए कंटेन्स 4 बेसेस व्हीज। हाँ बच्चों ये ध्यान में रखना है कि आपको डीएनए में पूछते हैं कि विच 4 बेसेस आर प्रेजेंट इन डीएनए। तो एक एडेनिन है, उसका कोड है A, ग्वानिन है, उसका कोड है G, साइटोसिन उसका कोड है C और थाइमिन है बच्चों, उसका कोड है T। यानी कि डीएनए का जब आप फाइनल हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको ये बेसिस मिल सकते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, मतलब ऐसे याद ही करो आप, AGCT, AGCT, AGCT। डीएनए में कौन रहेगा, AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में कौन रहता है, आरएनए में इट ऑल्सो कंटेन्स 4 बेसेस। पहले 3 तो बेसेस बच्चों सेम ही है एज इन डीएनए, जैसे एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, उसमें भी है इसमें भी है, मतलब AGC उसमें भी इसमें भी है। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि जहाँ पे डीएनए में थाइमिन रहता है
आरएनए में थायमिन के बजाय, थायमिन की जगह क्या रहता है, यूरासिल यू रहता है बच्चों। क्या रहता है, यूरासिल यू रहता है। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, अब क्वेश्चन बनाना है तो इसके ऊपर ही बनाना पड़ेगा उनको, एनसीईआरटी के बाहर तो जा नहीं सकते, तो विद इन द सिलेबस रह के करना पड़ता है। अभी हम देख रहे हैं कि जो एनटीए है वो एनसीईआरटी के बाहर जा नहीं रहा, क्योंकि लोग ऑब्जेक्शन लेते इसलिए, तो अपना काम आसान हो गया, सोपं झालं आपलं काम, की जेवढं आपलं आहे एनसीईआरटीमध्ये तेवढं परफेक्ट करायचं, काय पुढे जास्त करायचं आणि सोबत एमसीक्यूज. आता हे झालं. हे बघा ॲडेनिन एचं बघा, हे स्ट्रक्चर आहे पोरांनो तुम्हाला, हे फारसं कोणी विचारत नाही, फक्त एखाद्या बोर्डामध्ये आलं होतं बघा. ही एक रिंग आहे आणि या नायट्रोजनमुळे बेसिक स्ट्रक्चर है एडेनिन ए, ये ग्वानिन जी है. देखो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, एंड बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन इट्स लोन पेयर, दे आर बेसिक इन नेचर. अब अगला हिस्सा लेते हैं, देखो बच्चों अगला लेते हैं. अब ये हो गए दो. अब ये देखो वो एडेनिन और ग्वानिन तो हो गए आपके. अभी देखो ये साइटोसिन है, देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. ये थायमिन है बच्चों. ये स्ट्रक्चर्स थोड़े लिख के देखो आप, नहीं तो इतना लोड लेने की जरूरत भी नहीं है. अभी तक तो नीट में इतना कुछ पूछा नहीं है. हाँ बोर्ड में एक बार पूछा था, मेरे ख्याल से इसी साल पूछा था. तो ये थायमिन है और ये यूरासिल है. तो ध्यान में रखना डीएनए में क्या रहेंगे बच्चों, AGCT, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन. और आरएनए में AGCU, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरासिल. बस डीएनए में थायमिन रहता है, आरएनए में उसकी जगह पे क्या रहता है, यूरासिल रहता है. और ये बच्चों उन पांचों के स्ट्रक्चर्स हो गए बराबर. एडेनिन ग्वानिन का भी हो गया है ना, एडेनिन ग्वानिन का भी हो गया, ये एडेनिन ग्वानिन का भी हो गया, साइटोसिन थायमिन यूरासिल का भी हो गया. ठीक है. अब इसके आगे जाते बच्चों और आगे का थोड़ा सा हिस्सा देख लेते हैं. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. चलो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. यानी अब हम बाकायदा बच्चों, न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, डीएनए आरएनए का एक कंबाइंड नेम है. डीएनए एंड आरएनए दे आर कंबाइंडली कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स. एंड दिस न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो. और यही रिस्पॉन्सिबल है टू ट्रांसमिट द जेनेटिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रेन. चलो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. अब अ यूनिट formed by the attachment of a base to one dash position of sugar is known as nucleoside. Is known as nucleoside. बराबर है. तो देखो ये अपनी बीटा डी राइबो शुगर है बच्चों, O है, यहाँ पे OH था. तो ये जो यूनिट है बेस और बीटा डी राइबोस पेंटो शुगर का, ये जो कॉम्बिनेशन है, बेस शुगर बेस है ना 1 डैश पर है, हमने पेंटो शुगर के जो कार्बन है उनको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश दिया. और बेस के जो कार्बन रहेंगे, अभी आपने बेसेस देखे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन और यूरासिल, उनके कार्बन्स को हम 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर देते हैं, ताकि आपको फ़र्क मालूम पड़े कि भाई डैश वाले जो नंबर है वो शुगर के हैं और बिना डैश के जो नंबर है वो बेसिस के है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है बेस इस पेंटो शुगर के कार्बन नंबर 1 पर कंबाइन हुआ है, इस कॉम्बिनेशन को, बेस शुगर कॉम्बिनेशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड. क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड. तो ध्यान में रखना, अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1 डैश पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड. देख लो न्यूक्लियोसाइड अच्छे से आपके सामने है. अब आगे जाते हैं. इन न्यूक्लियोसाइड्स the sugar carbons are numbered as 1 dash 2 dash 3 dash etc. in order to distinguish these from the bases. देखो नंबरिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, जो शुगर्स है उनके नंबर को 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश ऐसे नंबरिंग करते हैं, ताकि और बेस के कार्बन्स को हम 1 2 3 4 5 ऐसा नंबरिंग करते हैं. इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपको मालूम है कि भाई डैश वाला कार्बन है मतलब शुगर का कार्बन है, बगैर डैश वाला कार्बन है मतलब वो बेस का कार्बन है. तो जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बन ऑफ बेस एंड कार्बन ऑफ शुगर,
वी मेंशन डैश डैश टू द कार्बन ऑफ शुगर, और जो बेस के कार्बन है दे विल बी विदाउट डैश, डैश वाले कार्बन शुगर के, बगैर डैश के कार्बन बेस के। बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड। अब आगे देखते हैं, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक टू फॉस्फोरिक एसिड एट 5' पोजीशन ऑफ शुगर moiety वी गेट अ न्यूक्लियोटाइड। चलो इसके आगे जाते हैं। बेस शुगर, बेस एट कार्बन नंबर 1 पोजीशन, बेस शुगर कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब बेस शुगर तो कॉम्बिनेशन है ही पहले जैसा, बस हमने कार्बन नंबर 5' जो है वो OH के जगह पे क्या लिया है बच्चों? ये PO4 यूनिट लिया है, फॉस्फेट ग्रुप लिया है। क्या लिया है? फॉस्फेट ग्रुप लिया है। इस तरह से ध्यान में आया? तो ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि बेस शुगर के 1' कार्बन पर है और फॉस्फेट ग्रुप शुगर के 5' कार्बन पर है, तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, बेस एट 1' पोजीशन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप एट 5' कार्बन ऑफ शुगर, ये तीनों का बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो फिगर ये है न्यूक्लियोसाइड की, which is the combination of base and sugar. Base will be present at 1' of pentose sugar. और ये जो दूसरी फिगर है, बेस शुगर के 1' कार्बन पर और फॉस्फेट ग्रुप शुगर के 5' कार्बन पर, तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। चलो अब हम आगे जाते बच्चों, ये भी हो गया, आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब हम देखते हैं आगे का टॉपिक। अब DNA RNA कैसे तैयार होते हैं इन न्यूक्लियोटाइड से? अब न्यूक्लियोटाइड आपको मालूम हो गया कि न्यूक्लियोटाइड कौन है? 3 चीज का कॉम्बिनेशन है। पेंटोस शुगर है, उसके 1' कार्बन पर कौन होगा? बेस, और 5' कार्बन पर कौन होगा? फॉस्फेट ग्रुप। अब हमारे जो DNA और RNA है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट से लिंकअप होके वो बनते हैं DNA RNA। Actually, DNA, RNA, they are the polynucleotides, because one DNA or one RNA, it is made up from large number of, too many large number of nucleotide units. और न्यूक्लियोटाइड यूनिट आपको मालूम है, बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप। बेस शुगर ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। चलो देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर। देखिए ये देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। हाँ, ये आपने ध्यान में रखना है बच्चों कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलके जो यूनिट बनता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। अब DNA RNA में तो ऐसे हजारों सैकड़ों न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स रहते हैं, लिंकअप हुए रहते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स एक दूसरे को जिस लिंकेज से लिंकअप होते हैं, उस लिंकेज को हम बोलते हैं बच्चों फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ध्यान में रखना, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहती है, प्रोटीन में अल्फा अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज रहती है, वैसे न्यूक्लिक एसिड्स DNA RNA में उनकी जो बेसिक यूनिट्स है न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से क्या होते हैं बच्चों? लिंकअप होते हैं। और ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कौन से कार्बन पे रहेंगे? एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5' और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3'। एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5' और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3'। पेंटोस शुगर के, यानी समझ लो पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये देखो, ये देखो, आप ऊपर भी करेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे। अब देखो, ये पहला एक न्यूक्लियोटाइड है बेस शुगर फॉस्फेट, ये दूसरा है बेस शुगर फॉस्फेट, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड है बच्चों। अभी बेस सेम भी रह सकते हैं, अलग भी रह सकते हैं, वो अलग अलग रह सकते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड का बेस अलग भी रह सकता है या रिपीट भी हो सकता है कोई। बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कि ये पहला न्यूक्लियोटाइड है बेस शुगर फॉस्फेट यूनिट, ये दूसरा है बेस शुगर फॉस्फेट यूनिट। और पहले न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है उसका कार्बन नंबर 3' और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है उसका कार्बन नंबर 5'।
इन दोनों के बीच ये PO4 लिंकेज, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज तैयार होती है बच्चों। देखो इसको क्या बोलते हैं हम, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं। और इस तरह से अभी ये बेस और ये बेस अलग रह सकता है। समझ लो यहाँ पे, अब समझ लो ये स्ट्रक्चर किसका है, यहाँ पे H है, O नहीं, मतलब ये बीटा D2 डिऑक्सी राइबोज शुगर है, मतलब ये DNA में होगा। OH रहता तो फिर बीटा डी राइबोज, फिर RNA का, मतलब ये स्ट्रक्चर हम DNA का दिखा रहे हैं। अब इसमें ये बेस समझ लो एडिनिन है, ये गोनिन रह सकता है, ये एडिनिन है, ये साइटोसिन रह सकता है, ये थाइमिन है, ये साइटोसिन रह सकता है। अब ये तो बच्चों हमने दिखाई कि 2 यूनिट्स लिंकअप हुए, जो बेस यूनिट्स अलग अलग रह सकते हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स एक दूसरे को इस फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की मदद से बच्चों लिंकअप होते जाता है। हर बार एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर का कार्बन नंबर 3' और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर का कार्बन नंबर 5', इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज लिंकअप होते जाएंगे और इस तरह से आखिरी में एक बड़ा सा एक पॉलीमर तैयार होता है बच्चों। उसको हम क्या बोलते हैं, DNA। उसको क्या बोलते हैं, DNA, क्योंकि आपने शुगर कौन सी ली, बीटा D2 डिऑक्सी राइबोज। यहाँ पे O नहीं ना। हाँ, यदि यहाँ पे OH रहता था बच्चों, इधर OH रहता था तो फिर वो RNA का स्ट्रक्चर होता था। और ये जो बेसिस है, ये बेसिस एक प्रॉपर, हर DNA में इन बेस का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। इसलिए हर आदमी का DNA दूसरे आदमी के DNA से क्या होता है, अलग। हाँ, पेरेंट के साथ क्यों ज़्यादा मैच होता है, क्योंकि उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नियर अबाउट क्या रहती है, सेम, इसलिए। लेकिन बच्चा और पेरेंट, इनका भी DNA एग्जैक्टली इक्वल नहीं रहता। मैक्सिमम मैच हो जाता है 85% टू 90% तक। इसीलिए तो जसं आपल्या हाताचा ठसा, आपल्या हाताचा जो ठसा है तो जसा प्रत्येकाचा वेगळा है पुरानो, वैसे हर एक का DNA भी क्या होता है, अलग। सिर्फ बात यह है कि बच्चे का DNA अपने पेरेंट्स के, माता पिता के साथ बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए उसका DNA उसके पेरेंट के साथ बहुत ज़्यादा हद तक क्या होगा, मैच होगा, मिलता जुलता होगा। लेकिन एग्जैक्टली सेम तो कभी नहीं होगा। तो इस तरह से कैसे ये DNA RNA न्यूक्लिक एसिड्स तैयार होते हैं बच्चों, तो ये आपको मालूम हो गया। चलो अब आगे जाते हैं और आगे हम देखते हैं क्या हो रहा। तो देखो, अब ये फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड की डायग्राम होगी अपनी। अ सिंप्लीफाइड वर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन इज शोन बिलो। एंड DNA RNA में जो न्यूक्लिक एसिड चेन है उसका सिंप्लीफाइड वर्शन क्या है, ऐसा होगा, बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, ये यूनिट हो गया। बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, ये दूसरा बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप। यानी बेस शुगर फॉस्फेट, ये जो यूनिट है ये सैकड़ों बार इसमें रिपीट होगा। अर्थात ये जो बेस है बच्चों, ये बेस हर बार क्या होगा, अलग अलग होगा। ये DNA में, हर आदमी के DNA में ये जो बेसिस है, इन बेसिस का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है शुरू से लेके आखिरी तक। इसीलिए तो जैसे हमारे हात का जो है ना, आपल्या हाताचा जो ठसा प्रत्येकाचा युनिक आहे, अलग आहे, तसंच प्रत्येकाचा DNA सुद्धा अलग है, जो कोणाशी एक्झॅक्टली मॅच होत नाही। हाँ, सिर्फ अपने पेरेंट के साथ बहुत ज़्यादा हद तक क्या होता है, मैच होता है, बराबर। इसीलिए तो कभी कभी समझो एक्सीडेंट हो गया, चेहरा जल गया, पहचान भी नहीं आ रहा किसकी बॉडी है, तो उसका DNA किसके साथ मैच होता है। अब जो हक बता रहे उस बॉडी पर, तो देखते हैं उनका भी DNA सैंपल लेते हैं, इनका भी लेते हैं, और देखते हैं कि वो जो आदमी मरा हुआ है, जिसका चेहरा भी पहचानते नहीं आ रहा, और 2-4 लोग उसकी बॉडी पर हक जता रहे हैं, तो फिर उसका DNA जिसके साथ मैच होगा ज़्यादा से ज़्यादा हद तक, उसको बॉडी दी जाएंगी, क्योंकि वो उनका फैमिली मेम्बर है, ये समझ में आएगा। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन हम हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DNA स्टडी। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, और आगे हमें अगला पॉइंट देखना है। तो ये यूनिट रिपीट होता है DNA RNA में, न्यूक्लिक एसिड चेन में, ध्यान में रखना। अब देखो अगला हिस्सा क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in the chain of a nucleic acid is called as its primary structure। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों कि जिसमें जो न्यूक्लिक एसिड चेन है, इसमें न्यूक्लियोटाइड का हमें सीक्वेंस बताया जाता है। सीक्वेंस यानी क्या रे, ये बेस का सीक्वेंस क्या है, ये तो यूनिट सेम ही रहेंगे, शुगर फॉस्फेट। बेस का क्या सीक्वेंस है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्टडी किया जाता है। कि कोई DNA है, अब DNA में सैकड़ों न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स रहेंगे ये वाले, अब हर न्यूक्लियोटाइड में ये बेस अलग रहेगा,
तो ये बेस का क्या सीक्वेंस है, यहाँ पे कौन सा बेस है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है। तो हर डीएनए में इन बेस का एक सीक्वेंस फिक्स होता है, ठीक है। चलो आगे, तो सीक्वेंस का स्टडी किया जाता है कि इन विच सीक्वेंस दिस बेसिस आर प्रेजेंट इन द डीएनए और आरएनए। आगे देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो। न्यूक्लिक एसिड्स को सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, देखते हैं। जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रखना बच्चों। James Watson and Francis Crick gave a double strand helix structure for DNA, जो हम आगे फिगर देखेंगे। जेम्स, ये जो है वैटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दो साइंटिस्ट ने मिलके स्टडी किया डीएनए का, एंड दे फाउंड दैट डीएनए हैज अ डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए हैज अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। और ये हमें किसने बताया, ये दो साइंटिस्ट ने बताया, जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। तो इस तरह से ये मालूम हो गया। अब हम आगे जाते हैं बच्चों और आगे देखते हैं कि क्या है आगे। चलो अब आगे हम क्या देखने वाले हैं, तो वो हम देखते हैं। चलो अब आगे का पोर्शन देखते हैं। टू न्यूक्लिक एसिड, वो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अब देखिए इसने क्या बताया कि टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर wound about each other and are held together by hydrogen bonds, by hydrogen bonds, by hydrogen bonds। ये देखो बच्चों, by hydrogen bonds। तो इस तरह से ये हो गया कि टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर wound about each other and held together by hydrogen bonds between the pairs of bases। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, आगे आपको दिखाऊंगा। ये स्ट्रक्चर है बच्चों आगे का, ये देखो ये आगे का स्ट्रक्चर है, ये देखो ये आपके सामने है। ये आपके सामने है, देखो ये देखो, ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, देखो ये हो गया। और ये दूसरा ये व्हाइट वाली, ये देखो ऐसा है ना। पोरांनो, मुली कशा वेण्या घालताना त्या कशा घुमतात एकमेकांमध्ये, तसं हे मुलींच्या वेण्या कशा घुमतात तशा ह्या वेण्या घुमल्यासारखं डबल हेलिक्स लाईक स्ट्रक्चर आहे। ही झाली एक हेलिकल, हे बघा हिचा 5' कार्बन आहे, आणि हे झाली दुसरी हेलिकल, याचा 3' कार्बन दाखवला। आणि बघा हायड्रोजन बॉन्ड कोणत्या बेसिसमध्ये तयार होतात हे पण फिक्स आहे बरं। बघा हायड्रोजन बॉन्डिंग नेहमी पहिल्या हेलिकलचा यदि गॉनिन असेल तो दूसरे हेलिकल चेन का क्या रहेगा, साइटोसिन। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिक्स दो बेसिस में डेवलप होती है। यदि पहले चेन का गॉनिन है तो दूसरे चेन का साइटोसिन, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी और सी के बीच में होता है। जी कभी टी के साथ, जी कभी ए के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा। गॉनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही फॉर्म करेगा। पहले चेन का गॉनिन तो दूसरे चेन का साइटोसिन, या उल्टा पहले चेन का साइटोसिन तो दूसरे चेन का गॉनिन, जी सी, ऐसा ध्यान में रखना। ये देखो जी सी, हाँ। और एडेनिन जो है पहले चेन का एडेनिन दूसरे चेन के थायमिन के साथ ही फॉर्म करेगा बच्चों। ये देखो ए टी, फिर टी ए टी, सी जी या जी सी, टी ए सी जी, टी ए जी सी, ए टी ए टी ए सी जी जी सी। यानी बच्चों इस डीएनए में आपने देखा है कि ये जो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, बरोबर है, तो इनमें दो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना अशा दिसतात, अशा एकमेकांमध्ये विणल्यासारख्या वाटतात। दे आर नॉट आयडेंटिकल बट दे आर कॉम्प्लिमेंटरी विथ इच अदर। ह्या दोन हेलिकल ज्या चेन्स आहेत दे आर नॉट आयडेंटिकल विथ इच अदर, दे आर नॉट लाइक इच अदर बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ इच अदर, बराबर। और एक दूसरे के साथ कैसे इनको पकड़ के रखा जाता है एक दूसरे के साथ, कौन से फोर्सेस, तो पहली चेन का ग्वानिन और दूसरे चेन का साइटोसिन, इन बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होता है। या उल्टा पहले चेन का साइटोसिन और दूसरे चेन का ग्वानिन, हमेशा ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। और एडेनिन थायमिन के साथ, पहले चेन का एडेनिन तो दूसरे चेन का थायमिन, या उल्टा पहले चेन का थायमिन तो दूसरे चेन का एडेनिन। अब देखो बच्चों जी सी ए टी, टी ए टी, जी सी सी जी, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा।
तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा, चलो तो देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि two nucleic acid chains are wound about each other and are held by hydrogen bonds है ना। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखना चाहिए। ओके, तो two nucleic acid chains are wound about each other and are held together by hydrogen bonds। ये बात ध्यान में रखना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बिटवीन द पेयर्स ऑफ बेसेस, यानी ये जो दो हेलिकल स्ट्रक्चर्स है बच्चों जो अभी मैंने दिखाई थी, वो एक दूसरे के साथ पकड़ के रखी जाती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द पेयर्स ऑफ बेसेस। और वो पेयर्स ऑफ बेसेस कौन होंगे, अभी मैंने बताया। गुआनिन विल ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन and adenine will always form hydrogen bond with thymine. The two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between the specific pairs of bases. ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई भी दो बेसिस के बीच में फॉर्म होंगी, नहीं, फिक्स है। गुआनिन फॉर्म करेगा साइटोसिन के साथ ही GC या CG, और एडेनिन फॉर्म करेगा थायमिन के साथ ही AT या TA। एक चेन का एडेनिन दूसरी चेन का थायमिन, या एक चेन का थायमिन दूसरी चेन का एडेनिन GC, एक चेन का गुआनिन दूसरी चेन का साइटोसिन, या एक चेन का साइटोसिन दूसरी चेन का गुआनिन। एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थायमिन whereas cytosine forms hydrogen bonds with guanine। ये बच्चों आपको याद ही करके रखना है कि एडेनिन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, थायमिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, गुआनिन के साथ। ATGC, ATGC, AT के साथ TA के साथ, GC के साथ या उल्टा CG के साथ। तो इस तरह से तो ये हो गया। चलो आगे जाते हैं। आगे क्या बोला है उसने, देखो, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA हेलाइसेस आर प्रेजेंट विच आर ओनली सिंगल स्टैंडर्ड। RNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उन्होंने बोला कि उसमें हेलाइसेस सिंगल स्टँडर्ड, ऐसे डबल नाही, म्हणजे एकच कशी असतं, फक्त एक असा एकच चेन तसं राहते, असं गुंतलेलं नाही, डबल हेलिक्स नाही, सिंगल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा इसने बताया। समटाइम्स दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कधी कधी काय होते, एकच असते हेलिक्स, पण हे बघा, समजा आता एकच हेलिकल स्ट्रक्चर आहे ना, पण ती समजा अशी फोल्ड झाली तर मग ती डबल हेलिक्स लाईक स्ट्रक्चर करू शकते। जसं आपण टावेल घेतो, टावेल आपण कपड्यावर काढून घालतो, आहे की नाही। समजा इथं समजा हा पाईप आहे आणि तो टावेल आपण घेतला असा सिंगल आणि असा टाकला तर काय होईल, इकडून टावेल असं, आणि मग डबल हेलिक्स लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला मिळेल। RNA मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे बॉडी में 3 टाइप के RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं और तीनों का फंक्शन हमारे बॉडी में अलग अलग है, जो आप बायोलॉजी में पढ़े हैं। एक का नाम है मैसेंजर RNA, एक का नाम क्या है बच्चों, मैसेंजर RNA, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं mRNA। दूसरा है राइबोसोमल RNA, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम rRNA, पहला R स्मॉल चाहिए, rRNA। और तीसरा जो है वो तीसरा है ट्रांसफर RNA, इसको हम बोलते हैं tRNA। ये तीनों मिलके किसी पर्सन की जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिसाइड करते हैं, और ये तीनों ही हेरिडिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हर एक का फंक्शन अलग अलग है, वो बायोलॉजी में है, अपने केमिस्ट्री में एक्सपेक्टेड नहीं है बच्चों। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लिक एसिड टॉपिक था बच्चों, तो ये सब हमारा हो गया। ये लेक्चर आप बार बार देखिए, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए आपको बताए, वो आप बार बार सुनिए। नोट्स भी आपके पास है, PDF फाइल। इतना आप करेंगे बच्चों तो इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ, कल हम चालू करेंगे पॉलीमर्स। ओके, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 7-8 लेक्चर में हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे।